चेहरे को शख्सियत का आईना बताकर हिंदी फिल्मों के गानों में खूब कलम घिसी गई। चेहरा सूरज चांद बना, सुबह से लेकर शाम बना, खूबसूरती की पहचान बना और इस पहचान में चार चांद लगाने की चाशनी, खूबसूरत मुस्कान और तीखे नैन नक्श में डूबी रही। जमाना बदला, खूबसूरती का फसाना बदला, वक्त पुराना बदला और इस वक्त को बदलने में डॉक्टर श्वेता त्यागी और डॉक्टर साक्षी कामरा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। दांत आड़े तिरछे हैं तो एक ने उन्हें सुघड़ बनाकर प्यारी सी मुस्कान दी, तो दूसरी ने एक्सीडेंट में चेहरा बिगड़ा तो उसे नई पहचान दी। एक एंडोडोंटिस्ट हैं तो दूसरी मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट। पेशे से डॉक्टर हैं, पर श्वेता और साक्षी चेहरे की कंस्ट्रक्टर हैं। इन दोनों ने उस संकुचित सोच को बदल कर रख दिया है जिसमें औरत को गढ़े नक्श का पुतला बनाकर रख दिया गया था। सांवली सूरत अब बोझ नहीं बल्कि ताज है। दांतों की कमी अब किसी भी तरीके से बोझ नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। श्वेता और साक्षी आपकी रुकी हुई स्माइल को पंख देती हैं ताकि आप खूबसूरती से मुस्कुरा सकें और अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकें। आज श्वेता और साक्षी की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आपने वो कहावत बहुत सुनी होगी ना कि अगर आप चंद सेकंड की स्माइल करेंगे तो कोई भी फोटो बहुत खूबसूरत हो सकती है। और फिर अंदाज़ा लगाइए कि अगर लाइफ में आप मुस्कुराते हैं तो लाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन कई बार हमारी स्माइल में अड़चन आते हैं, हमारे दांत भी। कई बार दांत सुंदर नहीं होते या आड़े टेढ़े होते हैं या टूट जाते हैं जो हमें स्माइल करने से रोकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आसानी लेकर आई है और पिछले कुछ सालों में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं जो हमारी स्माइल को और ज़्यादा लार्ज करती हैं, खूबसूरत करती हैं। तो दांतों से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं डेंटिस्ट श्वेता त्यागी जी, और दांतों से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए CBCT का क्या रोल है, CBCT रेडियोलॉजिस्ट मेरे साथ में है डॉक्टर साक्षी कामरा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हम महिलाएं के आज के एपिसोड में। हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी हैं हम, और हम महिलाएं हमेशा मुस्कुराती रहें, कोई अड़चन उनमें ना आए। आप दोनों की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। श्वेता, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि हमें अच्छी स्माइल चाहिए, हमें अच्छे दांत चाहिए, क्योंकि हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है और ऑफ कोर्स ये हमारा अधिकार भी है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से चीज़ें कैसे बदली हैं या कैसे आसान हो गई हैं, ज़रा समझाइए। पहली बात तो धन्यवाद रचना जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए, एक ब्यूटीफुल स्माइल हर महिला को चाहिए और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ब्यूटीफुल स्माइल हम कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जो ब्यूटीफुल स्माइल को हमारी कम कर रही हैं। सबसे पहले कि हमारे टेढ़े मेढ़े दांतों का ज़्यादा बाहर होना या हमारे दांतों में क्राउडिंग होना, एक अलाइनमेंट में नहीं होना, और हमारे दांतों पे स्टेन्स होना, धब्बे होना, वाइट धब्बे होना या ब्राउन स्टेनिंग होना, या नेचुरली हमारे जो दांतों की शेप है या साइज़ है वो अच्छे से नहीं बनी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक ब्यूटीफुल स्माइल को मतलब ख़राब कर सकती है या आने नहीं देती है। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। यदि हम पहली बात करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अब हमारे ऑर्थो ट्रीटमेंट आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम ब्रेसेस लगा के टेढ़े मेढ़े दांतों का अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। दूसरा, हमारा कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो जॉ साइज़ है और दांतों की शेप है वो आपस में उनका मेल नहीं खाता है। तो हम ऐसे केसेस में मायोफंक्शनल या ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस एडवाइस करते हैं, बट ये एक ग्रोइंग पीरियड में ही एडवाइजेबल है। तीसरा, हम जैसे कि हमारे दांतों पे धब्बे होना, वो एक फ्लोरोसिस की वजह से भी होता है। फ्लोरोसिस क्या होती है? जब हमारे पानी में या फ्लोराइड का इंटेक हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है या दांतों में ज़्यादा इंटेक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हम फ्लोरोसिस जैसे केसेस में हमारे दांतों में धब्बे, वाइट धब्बे हो सकते हैं या ब्राउन स्टेनिंग हो सकती है। इसके लिए हम डेंटल विनियर्स एडवाइस करते हैं। डेंटल विनियर्स क्या होते हैं? डेंटल विनियर्स होता है कि हमारे जो दांत की बाहरी सतह है इसकी एक पतली सी लेयर को हटा के इसमें एक विनियर का शेल लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जो लैब से बनते हैं, इम्प्रेशन दे के हम भेजते हैं, वो हम लगा सकते हैं।
ये आजकल काफ़ी हमारे जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं ये भी यूज़ कर रहे हैं ब्यूटीफुल स्माइल इनफैक्ट के मैंने लिए। भी एक इंस्टा पर रील देखी थी जहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी, नाम तो मैं नहीं लूंगी, जिनके दांत पहले बड़े अजीब से दिखते थे, लेकिन बदलते टाइम के साथ वो चीज़ें बदली हैं। और खुद मैं कहूँ कि मेरी दादी, मेरी नानी, दोनों के जो 2 फ्रंट के दांत थे वो बड़े थे। अब हम उस उम्र में या उस जनरेशन को देखें तो तब दांतों का इलाज नहीं होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर दांत में कीड़ा लग गया या दांत टूट गया तो वो ऐसे ही रह जाता था, लेकिन आज चीज़ें बदली हैं, लोग अवेयर हुए हैं। और इसमें CBCT क्या रोल निभाता है साक्षी? CBCT इज़ बेसिकली अब आज की डेट में एक नया डायग्नोस्टिक टूल आया है। हमारा पहले CT स्कैन होता था, बट CT स्कैन बहुत ज़्यादा रेडिएशन करता है हमारी बॉडी के लिए, और CBCT एक न्यू टेक्नोलॉजी है, एक छोटी कॉम्पैक्ट मशीन है और 1/10 रेडिएशन डोजेज है कम CT स्कैन से। सो ये एक स्पेशलाइज्ड इमेजिंग आई है जो सिर्फ हमारे फेस रीजन के लिए मतलब हमारे फेस रीजन की डायग्नोसिस के लिए है, ना कि हमारे केसेस जो सिंगल टूथ हम स्कैन करते हैं, हमारी हड्डी में कोई कैंसर है उसकी डायग्नोसिस के लिए। अगर हमारे को 3D सर्जिकल गाइड बनानी है या कोई फेस का फ़ोटो लेना है 3D, तो ये उस सब चीज़ों के लिए। अगर आपको एक स्मॉल डायग्नोसिस चाहिए तक एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए, उस सारे इमेज को ये कवर करता है। तो इट्स अ न्यू डायग्नोस्टिक इमेजिंग दैट हैज़ कम अप। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और पिछले कुछ सालों में ये नाम मैं बार बार सुन रही हूँ जी। तो ये इतना ज़्यादा फेमस या पॉपुलर क्यों हो गया? पॉपुलर ये इसलिए हो गया क्योंकि अब आप देखेंगे CT स्कैन में एक पेशेंट अंदर जाता है, बहुत सुपाइन, उसमें वो डरता है, घबराता है, हाँ। क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको बहुत होता है, और स्कैन का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो हमें एक ऐसी स्पेशलाइज मशीन की ज़रूरत पड़ी कि सिर्फ अगर आपको फेस का स्कैन लेना है, एक स्पेशलाइज्ड टूथ का स्कैन लेना है और एक अच्छी क्लैरिटी चाहिए और इमेज भी आपको प्राइस भी उसका स्कैन का कम चाहिए, तो ये इमेजिंग मोडालिटी आई थिंक कुछ 10 साल पहले कम होता है। अगर आप देखें तो एक CT स्कैन की मशीन 90 लाख टू 1 करोड़ की आती है, और दिस वन इज़ अराउंड 30 लाख अराउंड। तो इतना सब्सटैंशियल डिफरेंस है कॉस्टिंग में मशीन का। और तो ऑफ कोर्स चार्ज भी उसी हिसाब से कम होता जी होगा। उसी हिसाब से कम भी है, और बट डायग्नोस्टिकली बहुत एक्यूरेट है। सो फॉर द जहाँ पे हमें मुंह की कोई भी छोटी से छोटी दांत को देखना है या हड्डी को देखना है, या हमें आजकल जो नोज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी आजकल CBCT डायग्नोस करता है। यहाँ पे हमारा जो जॉइंट है, मुंह खोलने का जो जॉइंट होता है, वो भी हम, जो हड्डी आपकी टूट गई आपका एक्सीडेंट में, तो वो सारे केसेस आजकल अच्छा, यानी CBCT सिर्फ डेंटल से जुड़ी हुई समस्या नहीं बल्कि ENT से जुड़ी समस्या भी है। और बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स भी हमको रेफर करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक 3D फोटो आती है फेस की, तो अगर आपको अपना ट्रीटमेंट देखना है बिफोर एंड आफ्टर, एस्थेटिक्स देखना है बिफोर एंड आफ्टर, कई सेलिब्रिटीज़ भी अगर हैं या बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वांट देयर प्रोफाइल, उनको एक अच्छा प्रोफाइल चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि इसके अंदर 3D फोटो भी हम ले सकते हैं टू कंपेयर कि पहले और बाद में कितना अंतर आया। अच्छा, आप बेहतर समझा पाएंगी। CBCT आप लोग कब सजेस्ट करते हैं कि आपको ये स्कैन कराना चाहिए, और ये कैसे एक डेंटिस्ट के तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है? आपको ये मालूम हो जाता है कि हाँ, मेरे पेशेंट को ये समस्या है तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। देखिए, बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट, हमारे केसेस में क्योंकि हम दांत के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम रिलेट करते हैं, हाँ। तो हमें उसमें दांतों की रूट्स और दांतों के अंदर कितनी कैनाल हैं, नंबर ऑफ कैनाल, उस चीज़ से हम डील करते हैं। तो कभी कभार क्लिनिकली क्या होता है या रेडियोग्राफिकली भी आप कुछ कैनाल्स को मिस कर सकते हो, कुछ एसेसरी कैनाल्स होती हैं, कुछ लेटरल कैनाल्स होती हैं जो आप नहीं फाइंड आउट करते। तो ऐसे केसेस में हम CBCT के लिए एडवाइस करते हैं। बहुत सारे हमारे जैसे मिसिंग टूथ के केसेस हैं जिसमें हमें रिप्लेसमेंट करना है, तो वहाँ पे इम्प्लांट एडवाइस होता है, विच इज़ ए वेरी एडवांस मोडालिटी। अच्छा, एक बात और, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर सबके दांत एक जैसे नहीं है तो ऑफ कोर्स दांतों के रूट और जो बोन्स है वो भी एक से नहीं होंगे। हर पेशेंट में नंबर ऑफ रूट्स डिफरेंट हो सकती हैं। इनफैक्ट इट वेरी विद पेशेंट्स। ओके, सो टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा रूट्स, टू फाइंड आउट एक्स्ट्रा कैनाल, इन सब केसेस के लिए फॉर माई फील्ड मैं CBCT एडवाइस करती हूँ। यदि मुझे इम्प्लांट के केस में बोन की हाइट देखनी है, बोन की थिकनेस देखनी है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इम्प्लांट प्लेस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नेचुरल टूथ होता है वो हमारी हड्डी में होता है। तो हड्डी का लेवल जांच करने के लिए
हम इम्प्लांट के केस में पेशेंट को ये रेफर उन करते हैं। केसेस में भी है जहाँ जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, मुझे लगता है हाँ, 70 या बुजुर्ग 80 में भी प्लस। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हड्डी उम्र के साथ या उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसके साथ हड्डी बहुत पतली हो जाती है और जो उसकी जो डेंसिटी हम बोलते हैं हड्डी की, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अंदर से हड्डी की डेंसिटी जान पाएँ, हड्डी कितनी लंबी है, अंदर जो हमारी नर्व्स हैं उसके आसपास तो हमारा डिस्टेंस कितना है, तो उसी हिसाब से हमें इम्प्लांट का रेफरेंस देना पड़ता है। 80 प्लस एक बुजुर्ग थे और वो अपनी दांतों की समस्या बता रहे थे, तो उन्होंने सोचा 1-2 दांत बचे हुए थे कि इन्हें निकलवा कर मैं वो जो बूढ़े बुजुर्ग पूरा ब्रिसल्स लगवा लेते हैं, नकली दांत लगवा नकली लेते हाँ, हैं, डेंचर। उसके लिए तो डॉक्टर ने कुछ गलत तरीके से वो लगाए जो फिट नहीं बैठे और अब जितने भी उम्र की उनकी जीवन बचा है तो वो सिर्फ लिक्विड पर, अब लिक्विड डाइट पर आ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम सीबीसीटी से बच सकती है। आप ये बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल। एक अच्छा। और आम समस्या है जैसे हाँ कि जी। इम्पैक्टेड टूथ होते हैं, यानी कि हमारा जो विजडम टूथ होता है, हाँ। अक्कल दाढ़ जिसे कहते हैं, वो कभी कभार नहीं निकलती है पूरी तरह से, पार्शली हमारे ओरल कैविटी में इरप्ट होती है। ऐसे केस में हम मोस्टली और ज़्यादातर यही सही होता है, एक्सट्रैक्शन एडवाइस करते हैं। अच्छा, आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और कॉमनली कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी ज़्यादा है और उनसे बचाव क्या हो सकता देखिए है? रचना जी, जो सबसे आम समस्या है जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, वो सबसे ज़रूरी है दांतों का दर्द, जिसके साथ वो आते हैं कॉमनली, और प्रमुख यही हमारी समस्या होती है, दांतों में दर्द। इसके अलावा दांतों में ठंडा गर्म लगना, ये भी एक आम समस्या है। और दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आना या दांतों में पीलापन लगना, ये भी मरीजों की आम समस्या है। या टेढ़े मेढ़े दांत, ये भी। आपने इस प्रॉब्लम में जो सबसे पहले कहा कि दांतों में में दर्द दर्द। होना, तो मुझे लगता है कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास तब जाता है जब चीज़ें बियरेबल नहीं होती हैं, इसीलिए आपने दांतों का दर्द सबसे पहले बता दिया। और फीमेल तो खास तौर पर कही जाती हैं कि पूरे घर का वो ख्याल रख लेंगी पर अपना नहीं रखेंगी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में चीज़ें बदली हैं। फीमेल्स खुद पर ध्यान भी दे रही हैं, वो अच्छा दिखना भी चाहती हैं और दांतों में अगर कोई समस्या है तो वो चाहती हैं भाई ये प्रॉब्लम मेरी दूर हो जाए ताकि मैं खुलकर मुस्कुरा सकूं। ऐसे कुछ केसेस आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमें लगता है, मरीजों को बहुत लगता है, अक्सर वो कहते हैं कि हमारे दांत में दर्द नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है दांत में। हाँ। जबकि जो दांत में जो दर्द होता है, इट इज़ एन एडवांस स्टेज, ये तो बहुत आगे की स्थिति हो जाती है। तो हम दांतों में दर्द को रोक सकते हैं यदि हम इनिशियली स्टेज में जाके इसको जांच लें। जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि हमें रेगुलर डेंटल चेकअप लेना चाहिए, हर 6 महीने पे ये रिकमेंडेड है। तो ये रेगुलर डेंटल चेकअप करा के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं और इनिशियल स्टेज पे बीमारी को पकड़ के कम से कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े उसको सही कर सकते हैं। अच्छा, सीबीसीटी को लेकर आपने कहा कि सीटी स्कैन कराएंगे तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा और उसके जो नुकसान है वो बॉडी पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, तो कंपैरेटिवली सीबीसीटी में रेडिएशन किस तरीके से कम है या फिर किस किस तरह के केसेस में ये प्रेफर किया जाता है कि हाँ भाई आप ये ना कराकर सीबीसीटी जाइए? तो जो सारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हड्डी की प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब गर्दन से ऊपर गर्दन से ऊपर जो भी अगर हम फेस स्कैन करा रहे हैं तो हमारी यहाँ पे हड्डी है, इधर है, ये सारी हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम है हम उनके लिए सीबीसीटी एडवाइस तो ये करते तो हैं। एक्सीडेंटल केस में भी होता होगा? हाँ जी बिल्कुल, सारे एक्सीडेंटल केसेस जो भी हमारी फेस की फ्रैक्चर्स की जो बोन्स आती हैं वो सारा हम सीबीसीटी में देख सकते हैं। जो डिसएडवांटेज आता है वो आता है कि अगर हमें कोई मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हमारी स्किन कोई स्वेल हो गई है, स्वेलिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस केसेस में हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी के लिए भेजते हैं। हम उन केसेस में सीबीसीटी एडवाइस नहीं करते। अच्छा, ये तो प्रेगनेंसी के केस में भी तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है कि कहते हैं ना कि आप केमिकल से दूर रहिए या रेडिएशन से दूर रहिए। जी रचना जी, बिकॉज प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है व्हेन इट कम्स कि हम कब किस समय पे स्कैन को एडवाइस करें। और ये कहा जाता है कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर पे आप बिल्कुल भी सीबीसीटी या किसी भी रेडियोलॉजिक स्कैन के लिए जहाँ रेडिएशन इन्वॉल्व होती है वहाँ आप ना जाएं। सबसे सेफ जो फेज़ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, जो 4th मंथ टू 6 मंथ के बीच में होता है प्रेगनेंसी में, और उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं कि हमें जब ज़रूरत हो तभी हमें एक प्रेग्नेंट फीमेल को या डेंटिस्ट को भी तभी भेजा जाए जब उसकी डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और दूसरी चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किसी भी प्रेग्नेंट महिला को पहले उनको बताना पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और फिर हमें उनको लेड
एप्रन पहनाना पड़ता है और हम एक थायराइड कॉलर भी उनके लिए एडवाइस करना पड़ता है बिफोर वो एक स्कैन में जाएं। और जो उनकी डोसेज होती है, जो बहुत अच्छी बात है कि CBCT की वजह से वो कंट्रोल कर सकते हैं हम स्कैन चूज कर सकते हैं कि हम उसको हाई डोज करें या उसको बहुत लो डोज पे रखें। अच्छा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कभी भी आप प्रेगनेंस महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि जब भी हम प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, हमें हमेशा उससे पहले प्रिवेंटिवली डेंटल चेकअप ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हम उसको पहले ही सही कर सकें, ट्रीटमेंट ले सकें। और बाई चांस कुछ चीज़ मिस हो गई या बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है दैट इज़ सेफ बट ओनली फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही करनी आपने चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा तो इसमें तो कुछ गम्स की प्रॉब्लम भी आती है। मैंने swollen अनुष्का gums का आता है। एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था। ये हार्मोनल इश्यूज ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में कि अंदर मुंह में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, गम्स की स्वेलिंग होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन आ जाती हैं। अच्छा श्वेता जी, चूंकि आपके दांत तो बड़े साफ सुथरे और अच्छे दिख रहे हैं, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि जो हम टूथपेस्ट के ऐड देखते हैं, सफ़ेद चमकदार दांत और बड़ी अच्छी प्यारी सी स्माइल, ऐसा ही हम सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखते हैं। तो इनके दांत इतने खूबसूरत और चमकदार होते हैं या बस टीवी पर हमें दिखते हैं, या अगर अच्छे हैं तो कैसे हैं? देखिए, एक अच्छे खूबसूरत दांत के लिए केवल एक ही सबसे अच्छा तरीका और जो होना चाहिए, दांतों की सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। यानी कि दांत तो सभी साफ करते हैं। हाँ। अक्सर मरीज हमारे पास यही आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 2 बार दिन में 2 बार सफाई करते हैं, तब भी हमारे दांत पीले हैं या हमारे कैविटी लग गई है, कीड़ा लग गया है। तो हमें बाय बर्थ भी होते हैं ना कि थोड़ा येलोइश टोन में कुछ है, बाय या by बर्थ birth भी उनके हमारे yellow दांतों में भी कुछ डिफेक्ट होता है, हाँ। जो प्रिवेंटिव मेथड में आता है, जो हमें इनिशियल स्टेज पे सही करना चाहिए। दांतों की अच्छी स्माइल के लिए, दांतों के अच्छे रहने के लिए, उसके लिए बस एक ही तरीका है रचना जी, दांतों को अच्छे से साफ करना, नियमित रूप से दिन में 2 बार करना जो रिकमेंडेड है। इसके अलावा डेंटल फ्लॉस दिन में 1 बार हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जो दांतों के बीच की सतह को साफ करता है। नॉर्मल टूथपेस्ट भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर अपना टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो एक SLS और एक पैराबिन फ्री टूथपेस्ट यूज़ करें, बिकॉज मार्केट में जो टूथपेस्ट आते हैं उसमें SLS होता है। तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टूथपेस्ट हम यूज़ करें इन केमिकल्स फ्री यूज़ करें। और ये पहचान कैसे होगी? आप लेबल पढ़िए। अच्छा, चूंकि सोशल मीडिया पर ही देखा है कि सरसों का तेल लिया, नमक लिया और फिर उससे मसाज किया तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, लौंग से हो जाएगा, ये सब मिथ है या सच में काम करते हैं? बिल्कुल ये मिथ है रचना जी। सही तरीका मैंने आपको बता दिया, दांतों को सही रखने का है कि आपको अच्छे से सफाई करनी है जी। ठीक है, आप किस तरह से कर रहे हैं, अब इसी की बात हुई तो सही तरीका भी मैं बताना चाहती हूँ। दांतों को सही और वो सही तरीके में, चूंकि बुजुर्गों की भी हमने बात की, नीम की दातुन या मंजन, ये सब चीजें अभी है क्या? नहीं, ये सब मिथ है। वो अलग बात है, आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता टूथब्रश या पेस्ट। यदि कुछ ऐसे लोग भी हैं तो कम से कम नीम का दातुन तो एटलीस्ट करना चाहिए, बट वो सब मिथ है। ये दांतों की जो ऊपर की परत होती है उसमें उसको इरोड करता है, उसको घिसता है। तो इसके अंदर अब्रेजिव कंटेंट या जो घिसने वाले प्रॉब्लम, जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु तो नहीं मैं बोलूँगी, पदार्थ होते हैं घिसने वाले, वो ज़्यादा होते हैं। तो इन सब से अब हम जब भी बड़े बूढ़ों को देखते हैं वो बहुत ज़ोर से यूज़ करते हैं दातुन, तो वो दांत की ऊपरी परत को रिमूव कर देते हैं। तो इसी वजह से आजकल ये मिथ्स है कि दातुन और ये जो दंत मंजन आते हैं आपके दांत को साफ रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, दांतों के सही तरीका केवल ये नहीं है कि हमें बहुत हार्ड टूथ ब्रशिंग करनी है, कि बहुत प्रेशर लगा के करेंगे तो दांत चमक जाएंगे, नहीं। दांतों में जो टूथ ब्रश है बहुत सॉफ्टली हमें यूज करना चाहिए। सही तरीका ये है कि हमें दांतों की हर सतह को साफ करना है, चाहे वो अंदर की है, बाहर की है, कहीं की भी, हर दांत की हर सतह को हमें सॉफ्टली टूथब्रश से क्लीन करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ब्रश होना चाहिए वो 45 डिग्री के एंगल पे जिंजावा की यानी कि मसूड़े की तरफ होना चाहिए। जहां हमारा दांत और मसूड़ा मिलता है वो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पे हमें स्ट्रोक्स देने चाहिए। और हमारे जो स्ट्रोक्स या मूवमेंट होनी चाहिए टूथब्रश की वो कम से कम 15 से 20 होनी चाहिए, जो रिकमेंडेड है। यहाँ कुछ ऑडियंस में बच्चियाँ भी हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो मैम, मेरा नाम सोनाली है और मेरे दांत बचपन से बाहर थे, तो मैंने कुछ सालों के लिए ब्रेसेस लगवाया था और अभी लास्ट मंथ ही मेरे ब्रेसेस निकले हैं। तो क्या ऐसा होता है कि ब्रेसेस निकलने के बाद दांत वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं?
हाँ जी, ये हो सकता है यदि आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले रहे हैं। ट्रीटमेंट आपको पूरा लेना है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट तो होता ही है, उसके बाद हम रिटेनर भी देते हैं जो हम पेशेंट को लगाने चाहिए। कई बार पेशेंट बीच में ही ट्रीटमेंट को छोड़ के रह जाते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करना चाहिए जो कम से कम 1 से 1.5 साल का होता है, और उसके बाद रिटेनर्स भी लगाने बहुत ज़रूरी है। हेलो मैम, माय नेम इज़ अंशिका एंड मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल और टोबैको का कंजम्पशन हो गया या फिर जंक फूड का हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर इससे क्या कोई असर हो सकता है हमारे एथलीट्स पे? बिल्कुल, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हमारे फास्ट फूड हैं ये सारी हमारे चिपचिपे खाने की चीज़ें हैं, तो हम जनरली पेशेंट को, मरीज़ों को यही बताते हैं जो भी फूड जिसमें शुगर इनटेक ज़्यादा है और चिपचिपी चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे दांतों में कीड़े लगने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। अल्कोहल और टोबैको च्यूइंग, ये दोनों ही चीज़ हमारे सेहत के लिए और दांतों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक्सेसिव इनटेक करना अल्कोहल का या टोबैको च्यूइंग करना, ये सब हमारे दांतों को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में ही ओरल कैंसर होने का भी चांसेस बहुत रहते हैं। अच्छा, ओरल कैंसर का चूंकि आपने जिक्र किया, तो सीबीसीटी में तो ओरल कैंसर भी स्कैन होता होगा? बिल्कुल, ये सारा अंदर हर तरीके का स्कैन होता है। मतलब जो बोन है वो हमारी बहुत तरीके की विजुअल्स देती है। कई बारी एक सिंपल सा स्मॉल छोटा सा बीमारी होता है अंदर बोन के अंदर, कई बारी बहुत वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। कैंसर हम बहुत इजीली डायग्नोस भी कर सकते हैं। अगर हमारा लंग का कैंसर है तो वो हमारा हड्डी में भी कैंसर आ सकता है, जो फेस की बोन होती है। तो 3-4 तरीके के कैंसर होते हैं, और कैंसर की जो स्टेजिंग होती है, हमें कैंसर को कैसे डायग्नोस करना चाहिए और किस लेवल पे कैंसर को ट्रीट करना चाहिए। जैसे अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर देंगे कैंसर को तो उसका इलाज भी इंडिया में है और वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सीबीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ हमारा बोन का कोई भी प्रॉब्लम है या कैंसर है। अच्छा, कैंसर के साथ साथ श्वेता जी, ये तो दांतों के ट्रीटमेंट के लिए भी है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो उसे ठीक करना या ट्रीट करना आसान होगा, और एक वो स्टेज भी है जिसमें आप वहाँ तक पहुँचे ही ना, ऐसी कोई बीमारी आए ही ना। बिल्कुल, देखिए हम जो है ट्रीटमेंट को 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिवेंटिव, इंटरसेप्टिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव में हमें बीमारी लगनी नहीं चाहिए, उससे बचाव के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों में जन्म से ही दांतों में जो गड्ढे होते हैं, पिट एंड फिशर सेलेंट यूज़ करके, और बच्चों के ही रिगार्डिंग में बात करना चाहती हूँ, यदि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें बॉटल फीडिंग नहीं करानी चाहिए। और हाँ, ये मैंने सुना है, बॉटल फीडिंग के सिस्टर के वो थंब ऐसे मुंह में डालने लगी थी, उसके दांत बाहर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पूरा आपका बोन का जो विड्थ होता है और जो बोन की ग्रोथ होती है उसको हैम्पर करता है। बॉटल फीडिंग नहीं करानी चाहिए, और स्पेशली बॉटल फीडिंग करते करते बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए। इससे हमारे कई सारे दांतों में एक साथ कीड़ा लगता है। ठीक है, एक ये है। बाकी हमें, और तीसरा हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के मुंह में जैसे ही दांत आता है तब तो हमें सफाई करनी है, उससे पहले हमें जब तक बच्चों के दांत नहीं आते हैं मुंह में, हमें मसूड़ों की भी सफाई रखनी है। कैसे रख सकते हैं? एक पतला साफ कपड़ा लेके उसको गीला करके हम मसूड़ों को साफ कर सकते हैं, या बाजार में सिलिकॉन कप आते हैं जिनसे हम उन मसूड़ों की सफाई कर सकते हैं। चौथा, यदि दांत आने शुरू हो गए, जैसे ही हमारे मुंह में दांत आते हैं बच्चों के, तब हमें टूथब्रश से उसकी सफाई करनी चाहिए, बट पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब बच्चे को थूकना आ जाता है। जब तक उसको थूकना नहीं आता है तब हम केवल ब्रश को गीला करके उससे दांतों की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि यदि फ्लोराइड का इंटेक ज़्यादा हो गया तो उससे फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां भी होती हैं, जिसमें हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, धब्बे, वाइट धब्बे और ये स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। कुछ और भी सवाल हैं? नमस्ते मैम, मेरा नाम कनिष्का है और मेरा सवाल ये है कि हम रोज़ ब्रश करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह से स्मेल आती है, उसके कारण क्या है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मुंह की जो स्मेल होती है उसका बहुत कारण होता है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड और शुगरी आइटम्स कंज्यूम करेंगे तो आपको जल्दी ही मुंह के अंदर स्मेल बिगिन हो जाएगी। तो जिस तरीके का आप खाना खाते हैं, आप अपनी मुंह की सफाई किस तरीके से करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप ब्रश सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे इंटरडेंटल फ्लॉस आपको यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि दांत की जो बीच की जो गैप है उसमें भी बहुत सारा
आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंस जाता है जो मुंह की अंदर स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो आपको अपना खाना बहुत साफ़ रखना है, अच्छा हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स आपको अच्छे रखने हैं, आपको जंक फ्रूट और जंक डाइट से अपने आप को बचाना है और शुगर इनटेक बहुत कम रखना है अपने माउथ के अंदर। देन आई थिंक अगर आप ब्रश करेंगे 2 बारी दिन में एंड इंटरडेंटल फ्लॉस, देन कीप ऑन, आप अपना माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह। सो उससे आपका ब्रेथ काफ़ी फ्रेश रहेगा एंड आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी कहावत है रचना जी कि माउथ जो है वो मिरर है बॉडी का, एंड जो भी प्रॉब्लम बॉडी में आती है वो हमारी माउथ या हमारी ओरल हेल्थ उसको दर्शाती है। तो अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी है और हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव ट्रैक का भी जो पहला भाग है वो मुंह है, तो अंदर की गट की बीमारियां या जनरल बॉडी की जो बीमारियां होती हैं वो हमारी माउथ और ओरल हेल्थ दर्शा सकता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल होगा, चूँकि हम बड़ा चाय और कॉफ़ी के शौकीन होते हैं और मैंने ये भी कई वीडियोस देखे हैं, उसके बाद इनफैक्ट मैंने चाय कॉफ़ी कम भी किया कि अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो दांत पीले पड़ जाएंगे। अच्छा, आप दोनों ही जंक फूड कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए, मैं जंक फूड नहीं खाती, मैं तो हेल्थ की तरफ जाते हुए कि अच्छी हेल्थ हो, मैंने एप्पल सिडर विनेगर मैंने शुरू किया, उससे मेरे दांत पीले पड़ गए। चाय कॉफ़ी में कम कर चुकी थी, फिर मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो ये मिथ है या सच में होता है? नहीं, सच में। देखिए मैं रचना जी, जो एसिडिक फूड होते हैं या सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये जो है हमारे दांतों की सतह को खोलते हैं। किसी भी चीज़ का एक्सेस इंटेक, अधिक मात्रा में लेना किसी भी चीज़ को वो नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे ही यदि आप एसिडिक चीज़ें या सिट्रस फूड, या कुछ लोगों को बीमारी होती है पेट की जिसे हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक डिजीज कहते हैं, रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, उससे भी हमारे दांतों की सतह जो है घुलती है। तो ये सब चीज़ें हमें जांच करानी चाहिए जाके मेडिसिन वाले डॉक्टर से, या हमें इन चीज़ों का इंटेक कम करना चाहिए। बहुत से अच्छे सजेशंस आप दोनों ने दिए हैं और बहुत से मिथ भी हैं जो दूर हो गए हैं, और मुझे लगता है ऑडियंस के भी सवालों के जवाब दिए, खास तौर से आधी आबादी यानी कि हम महिलाओं ने आज बहुत ध्यान से ये एपिसोड सुना होगा अपनी स्माइल को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए। आप दोनों की स्माइल भी ऐसे ही ब्यूटीफुल रहे, आपने बहुत से सवालों के जवाब दर्शकों तक पहुँचाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।